हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th हिंदी क्षितिज के गद्य खंड से पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। इस संस्मरण को लेखक ने डायरी विधा में लिखा है। इसमें लेखक ने सुप्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के मृत्यु के बाद उनसे उत्पन्न दुख और अवसाद को व्यक्त किया है। सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उनकी याद में उनका व्यक्ति चित्र अंकित किया है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति बहुत सुंदर और आकर्षक है। लेखक ने सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सालिम अली को अनेक अपूर्ण सपनों के साथ, अपूर्ण जो पूरे नहीं हैं, उन सपनों के साथ बिना किसी रुकावट के अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है। और कहते हैं कि यह उनकी अंतिम यात्रा और सभी यात्राओं से अलग थी, भिन्न थी। उनका सारा जीवन यात्रा में ही तो बीता था। वो भिन्न भिन्न पक्षियों की भिन्न भिन्न समस्याओं की खोज के चक्कर में पूरे जीवन यात्रा ही करते रहे। आगे कहते हैं, इस यात्रा को लेखक उनके जीवन के और यात्राओं से अलग मान रहा था। उसके अलग मानने का यही कारण था। लेखक आगे कहते हैं कि वे प्रकृति से उसी तरह विलीन हो रहे थे। वे प्रकृति में उसी तरह विलीन हो रहे थे जैसे कोई पक्षी अपना आखिरी गीत गाकर अपने प्राण त्याग देता है, प्रकृति में विलीन हो जाता है। उसी तरह सालिम अली आज प्रकृति में विलीन हो रहे थे। आगे कहते हैं, अनेक प्रयास करने पर भी वह जीवित नहीं हो सकते थे। कोई भी हो, वह चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, जो एक बार प्रकृति में विलीन हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, कितना भी प्रयास किया जाए उसको फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। और लेखक कहते हैं, ऐसे महान परोपकारी को, जिनका पूरा जीवन पक्षियों को सहेजने में लग गया, उसको कोई फिर से जगाना भी नहीं चाहेगा। जो आराम से चिर निद्रा में आज सो गया है, उस ऐसे महान व्यक्तित्व को कोई फिर से जगाना नहीं चाहेगा। आगे लेखक कहते हैं, सालिम अली कहते थे कि लोग जंगलों को, पक्षियों को, प्रकृति को इंसान की तरह देखते हैं। वो उनको पक्षी की तरह व्यवहार करना नहीं मानते थे। वो सोचते थे एक पक्षी होते हुए, एक जंगल होते हुए भी वह इंसानों की तरह व्यवहार करे। ऐसा बिल्कुल सही नहीं था। ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। पशु हैं तो पशु की तरह व्यवहार करेंगे, पक्षी हैं तो पक्षी की तरह व्यवहार करेंगे। हर कोई इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। सालिम अली ऐसे व्यक्तित्व थे कि जैसे कोई सोच नहीं सकता कि पक्षी या पशु की आवाज़ सुनकर आदमी रोमांचित हो सकता है। सालिम अली ऐसे ही अनुभव वाले व्यक्तित्व थे। आगे लेखक बताते हैं, अपनी बातों को और पुष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि आज कोई वृंदावन मथुरा जाए तो क्या होगा। यमुना का जो धारा है
उस इतिहास को जीवंत कर देता है। जब कभी किसी समय कृष्ण कन्हैया यमुना के किनारे बैठते थे, बंसी बजाते थे और अपने बंसी की आवाज़ से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। गोपियों के घड़े फोड़ देते थे, उनका दही माखन चुरा कर खा जाते थे, इत्यादि तमाम घटनाएं हैं जो यमुना के पास पहुंचने पर यमुना फिर से जीवंत कर देती है। आगे लेखक बताते हैं कि उनके जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में, उनके यानी सालिम अली के जीवन के 100 वर्ष पूरे होने में थोड़े समय ही बाकी थे कि उनकी थकान, यात्रा का जो थकान था और कैंसर की बीमारी से वो चल बसे। लेकिन अपने अंतिम समय तक, अपने जीवन के अंतिम समय तक वो पक्षियों के तलाश और देख रेख में लगे रहे। लेखक बताते हैं सालिम जैसा पक्षियों का देख रेख करने वाला उनको आज तक कोई नहीं मिला। लेखक को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सालिम अली की तरह पक्षियों का देख रेख करे। उनकी आंखें क्षितिज तक फैली प्रकृति को बांधने में समर्थ थीं। वे प्रकृति के प्रभाव में ना आकर, सालिम अली प्रकृति के प्रभाव में खुद ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने वाले व्यक्ति थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनको देखता वह उनसे प्रभावित हो जाता था। वे प्रकृति के रहस्यों से भरी दुनिया को देखते थे। इस दुनिया में कितने रहस्य भरे हुए हैं, प्रकृति के कितने रहस्य भरे हैं, उसको देखते थे। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इसके निर्माण में उनकी स्कूली सहपाठी और जीवन साथी, जो उनकी सहपाठी भी थी और बाद में जीवन साथी भी बनी, तहमीना ने उनको बहुत सहयोग दिया, उनको बहुत सहारा दिया। और कहते हैं अनुभवी सालिम अली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलकर केरल का जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तान की धूल भरी हवाओं से बचाने का अनुरोध किया। चौधरी चरण सिंह भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व थे और प्राकृतिक खतरों को भांप कर वो भावुक हो गए। सालिम अली ने जो बताया साइलेंट वैली के बारे में, उनको सुनकर चौधरी चरण सिंह भावुक हो गए। लेखक कहते हैं वे दोनों यानी चौधरी चरण सिंह और सालिम अली दोनों ही इस दुनिया में अब नहीं रहे। अब इस दुनिया को फिर से अच्छा बनाने में, भारत के निर्माण का संकल्प लेने में और दुर्गम एवं बर्फ से घिरे स्थानों पर रहने वाले पक्षियों को बचाने के लिए कौन काम करेगा। आगे लेखक कहते हैं सालिम अली फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये इनकी जीवनी है। इसमें इन्होंने आत्मकथा लिखी है। सालिम अली के आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो नामक इस पुस्तक में है। लेखक को डी.एस. लॉरेंस की याद आती है, जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ लिखने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि उनके प्रेम और व्यवहार को शब्दों में बांधने में वे असमर्थ हैं। मतलब उनके प्रेम को और व्यवहार को वो कोई शब्द सीमा में नहीं बांध सकती थी।
उनका जीवन खुली किताब जैसे था, जिसे उनके छत पर बैठने वाली गौरैया, उनका मतलब सालिम अली का, छत पर बैठने वाली गौरैया भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। और सालिम अली पक्षियों के माध्यम से खोज के नए नए रास्ते अपनाते रहे और एक विशेष स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। पक्षियों के माध्यम से नई नई खोजें करते रहे और एक विशेष स्थान, प्रसिद्धि का स्थान प्राप्त करने के बाद भी उनका विश्वास एक क्षण के लिए नहीं डगमगाया। आगे लेखक बताते हैं, वे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जीवन का प्रतिबिंब थे। अंत में लेखक बताते हैं कि सालिम अली का प्रकृति अनुभव अथाह सागर के समान था। उनको जानने वाले लोग यही सोच रहे थे कि सालिम अली अपनी अंतिम यात्रा पर ना जाकर पक्षियों की खोज में जा रहे हैं। जो सालिम अली को बहुत करीब से जानते थे, उनके बारे में लेखक कहते हैं, जो उनको बहुत करीब से जानते थे, वो उनके मृत्यु पर, उनके शव यात्रा के समय ये कहते हैं कि आज ये अंतिम यात्रा पर नहीं बल्कि पक्षियों के खोज के लिए जा रहे हैं और शीघ्र ही वापस आएंगे। सभी यही चाहते थे कि सालिम अली वापस उन सबके पास आ जाएं। आशा है जाबिर हुसैन द्वारा डायरी शैली में लिखित यह संस्मरण सालिम अली के बारे में जो भी जानकारी दे रही है, आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।